हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका को ब्रिटेन की तरह संसद कहा जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। हमारे यहाँ संघ स्तर पर जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहा जाता है और संसद के अंतर्गत हम राष्ट्रपति को, राज्यसभा को और लोकसभा तीनों को सम्मिलित करते हैं। हमारे यहाँ संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यद्यपि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसे संसद के अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। वह संसद के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, संदेश दे सकता है और संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का भाग माना गया है। हमारे यहाँ संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के द्वितीय सदन या उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, जो भारतीय संघ में सम्मिलित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संघ के निचले सदन को हम लोकसभा कहते हैं, जो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का संसद का द्वितीय या उच्च सदन राज्यसभा है। यह भारतीय संघ में जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष या व्यवहारिक अनुभव होता है। हमारे संविधान के द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो योग्यता है वो निम्न है। पहला है कि जो व्यक्ति राज्यसभा की सदस्यता के लिए खड़ा होना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वे सभी योग्यताएं रखता हो जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति जो राज्य के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य में संसद का मतदाता होना आवश्यक है जिस राज्य से वह निर्वाचन लड़ रहा है। इसके अलावा कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की गई हैं। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, वह पागल ना हो। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता और ना ही इसके सभी सदस्य एक साथ ही पद त्याग सकते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बदल जाते हैं और इस प्रकार राज्यसभा के किसी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। हमारे संविधान के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के सदस्य क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
राज्यसभा के पदाधिकारी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति के रूप में निर्वाचित करती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का आसन ग्रहण करता है। राज्यसभा का सभापति लोकसभा के अध्यक्ष की तरह राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु मत बराबर आने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति सदन के द्वारा हटाए भी जा सकते हैं। राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से सभापति को हटाने का प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो सभापति को हटाया जाता है। राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 110 सदस्यों को उपस्थित होना आवश्यक है। राज्यसभा के कार्य एवं अधिकार। राज्यसभा हमारे यहाँ राज्यसभा की स्थिति लोक शक्तियों की दृष्टि से लोकसभा की तुलना में दुर्बल है। वो राज्यसभा और लोकसभा को कानून निर्माण के संदर्भ में हमारे संविधान के द्वारा बराबर की शक्ति प्रदान की गई है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति निर्बल है। राज्यसभा की निम्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी क्षेत्र में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां सामान्य विधेयकों के संबंध में सामान्य हैं। कोई भी साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि कोई विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यसभा से पारित होने के बाद वो लोकसभा में जाता है, और लोकसभा से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से पारित होकर वह राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है, उसे पारित नहीं कर सकती है। और ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। लेकिन क्योंकि बैठक में जो निर्णय है वो बहुमत के द्वारा होता है और लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, इसलिए व्यवहारिक रूप से साधारण विधेयक के संबंध में भी लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा है। वित्तीय क्षेत्र में हम देखें तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। संघ एवं समवर्ती सूची के किसी विधेयक पर राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और वह विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर ही कानून का रूप लेता है। कार्यपालिका संबंधी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में यदि हम देखें तो राज्यसभा की स्थिति बहुत दुर्बल है और हमारे संविधान के द्वारा राज्यसभा को बहुत कम अधिकार प्रदान किए गए हैं। वित्तीय क्षेत्र में स्थिति यह है कि कोई भी वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आता है। राज्यसभा उसे स्वीकृत कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है या अपनी सिफारिश दे सकती है। यदि वह उन पर कोई सिफारिश देती है और या 14 दिन के भीतर राज्यसभा अपने कोई विचार व्यक्त नहीं करें तो धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया गया है। इस प्रकार धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ शून्य है। उसे केवल 14 दिन तक ही किसी वित्त विधेयक को रोकने का अधिकार है। राज्यसभा की तीसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी क्षेत्र में यदि हम देखें तो यहाँ भी
लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियाँ कम है। संविधान के अनुच्छेद 75 के पार्ट 3 के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को पदच्युत नहीं कर सकते। इस प्रकार राज्यसभा की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो नगण्य हैं, फिर भी राज्यसभा प्रश्न पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, वाद विवाद आदि के द्वारा लोकसभा की तरह मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। राज्यसभा की चौथी शक्ति है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। हमारे यहाँ संविधान में संशोधन के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ समान हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाता है जबकि उसे दोनों सदन उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं सदन की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित कर दें। तो यदि हम संविधान संशोधन के संदर्भ में देखें तो दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं और राज्यसभा की ये शक्ति संविधान संशोधन की शक्ति के संबंध में राज्यसभा सशक्त है। यदि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में उसी प्रकार दूर किया जाता है जैसे साधारण विधेयक के बारे में मतभेद को दूर किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को विविध क्षेत्रों में भी शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यसभा की अन्य शक्तियां निम्न हैं। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को परिचित करने के लिए महाभियोग की जो कार्यवाही की जाती है उसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्यवाही राज्यसभा ही प्रारंभ कर सकती है, यद्यपि उसे हटाने के लिए लोकसभा की भी स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर राज्यसभा की अनुमति ली जाती है। आपातकाल की घोषणा जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसका अनुमोदन करने का अधिकार भी राज्यसभा को है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को स्थित करने के लिए भी लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी पुष्टि आवश्यक है। विभिन्न आयोगों एवं सरकारी अभिकरणों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यसभा में भी प्रस्तुत की जाती है और राज्यसभा को उस पर विचार विमर्श करने का अधिकार है। इसके अलावा राज्यसभा की अपनी कुछ विशेष शक्तियां हैं और राज्यसभा की ये जो विशेष शक्तियां हैं वो ऐसी हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। पहली शक्ति है, यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्यसभा को 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। यदि हम ये राज्यसभा की शक्तियाँ तथा कार्य को देखें तो ये कहा जा सकता है कि यह ब्रिटिश लॉर्ड सभा की तरह केवल एक दुर्बल सदन नहीं है, बल्कि इसे कुछ शक्तियाँ उससे अधिक प्राप्त हैं। साधारण विधेयक के संबंध में इसको समान रूप से शक्तियाँ प्राप्त हैं और इस रूप से राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर रोक लगाने वाला सदन नहीं है, बल्कि राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदन के रूप में इसकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है।